हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी प्री की स्क्रैच कोर्स सीरीज में, जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है। आपको ये हिस्ट्री का वीडियो दिया जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बेसिक से समझेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशली हिस्ट्री का ये 8वां वीडियो होगा। हिस्ट्री के कुछ वीडियो और है हम जिनको साथ शेयर करके उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के वीडियो चलाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको एक एक चीज़ों के वीडियो हम कोशिश करेंगे और ये सभी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू है। महा सीरीज में हम होलिस्टिक तरीके से इनको पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 6 वीडियो जो हैं वो हमने पहले आपको दिए हैं, तो उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो आराम से 6 वीडियो में आप हिस्ट्री को समझ जाएंगे कितने अच्छे से हमने उनमें आपको पढ़ाने की कोशिश की। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अंत तक देखें, इसको शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें। और अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन देखें इसको ज़रूर अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रिवीजन की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हिस्ट्री के अंतर्गत अब थोड़ा सा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कई बार सवाल परी के हैं उनकी सिविल सेवा में सुधार, कि सिविल सेवा में उन्होंने क्या क्या सुधार किए, है ना। दूसरा आता है उनकी शिक्षा के प्रणाली क्या थी, उसके अलावा उनकी न्याय प्रणाली में सुधार कैसे किए उन्होंने भारत में आकर के, तो और पुलिस सेवा में सुधार, ये सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही जो विभिन्न प्रकार की जो एक्ट शिक्षा प्रणाली है या एक्ट है उनके जो मुख्य रूप से हमारे न्यूज़पेपर से संबंधित आए थे उनको भी देखेंगे। वो प्री में सवाल उनसे बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है, चाहे वो PCS हो चाहे UPSC हो, उन दोनों में। तो सबसे पहले सिविल सेवा के बगैर विकास की मैं बात करूं तो इसमें जब भी सिविल सेवा का नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम पहले आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार इन सेवाओं को प्रारंभ किया और साथ ही इनको संगठित भी किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इनके वेतनों में वृद्धि की, इनके निजी व्यापार पर पूर्णतः कंट्रोल लगा दिया कि कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे, नहीं किसी प्रकार कोई उपहार और रिश्वत लेंगे। और साथ ही जब इनका प्रमोशन होगा, इनका जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी बेस होगा, क्योंकि अगर सीनियरिटी बेस नहीं होगा नॉर्मल तरीके से अगर वो इनका प्रमोशन किया जाए तो जो चापलूस करेगा उसका प्रमोशन ज़्यादा हो जाएगा। तो चापलूसी मतलब भ्रष्टाचार। तो इसलिए इनकी योग्यता और क्षमता और इनकी सीनियरिटी के आधार पर इनका प्रमोशन किया जाएगा। जो योग्य और सक्षम होगा उसी का प्रमोशन किया जाएगा। इसके बाद इनकी प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे आज की जो ट्रेनिंग दी जाती है हमारी सिविल सेवकों के लिए, तो उनकी ट्रेनिंगों के लिए इन्होंने भी एक लॉर्ड वेलेस्ली ने इनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम को, ये UPSC सवाल पूछा था 2018 में, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी ताकि सिविल सेवक है उनको प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन उस टाइम इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मतलब उसने मना कर दिया। इसके बाद इस कॉलेज की स्थापना मतलब काम नहीं कर पाई कॉलेज। इसके बाद ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी और यहीं पर 2 वर्ष की जो ट्रेनिंग का जो शुरुआत हुई है, जो आज भी सिविल सेवा के लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है, वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना से। ईस्ट इंडिया कॉलेज है उसकी स्थापना की गई और वहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद अगर आगे देखेंगे विकास में तो 1853 के एक्ट में पहली बार ओपन, पहले तो क्या है, इनको जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वही नियुक्त करते थे। अब इनकी एग्जाम के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से इनकी भर्ती है वो की जाने लगी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। 1853 का एक्ट में ये बात आई। हालांकि 1833 के एक्ट में भी पहली बार भारतीयों के लिए भागीदारी की बात आई थी, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। इसलिए 1833 में इस मांग को स्वीकार 1833 में नहीं हो पाई, ठीक है ना। और 1853 में पहली बार ओपन एग्ज़ाम हुई और ओपन एग्ज़ाम में सभी के लिए खोल दिया गया था। हालांकि इसमें भारतीयों की भागीदारी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा और ये भारतीयों को सिविल सेवाओं से दूर भी रखना चाहते थे। उनका एक रीज़न था इनके पास, इनका मानना था कि भारतीय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, तो अगर उनको पद में देंगे सरकारी पद में तो भ्रष्टाचार ज़्यादा करेंगे, इससे अंग्रेज़ों की जो शासन प्रणाली उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा, उनको विश्वास नहीं था। तीसरा, ये अयोग्य मानते थे। और चौथा, जब यूरोपीय लोग ही बहुत ज़्यादा थे तो क्यों देंगे भारतीयों को, तो इसलिए इन्होंने भारतीयों को सिविल सेवाओं के उच्च पद थे, ये ध्यान रखना, सबसे सीनियर पद थे, इसलिए इनसे भारतीयों को बाहर रखा। परंतु जब 1858 में इसके भेदभाव को समाप्त कर दिया, 1858 के एक्ट में पूरी तरह से भेदभाव को समाप्त कर दिया। हालांकि भेदभाव तो था कि जैसे भारतीयों के लिए जो इसमें जो मैक्सिमम आयु बहुत कम थी,
लेकिन उसके बावजूद, और दूसरी बात आपको पता है ये अंग्रेजी में पूरा इंग्लिश मीडियम में होती थी, और साथ में इसकी एग्ज़ाम आपको पता है लंदन देने जाना पड़ता था, एग्ज़ाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती थी ये प्रोसेस, और साथ में इसकी मैक्सिमम आयु 21 या 22-23 वर्ष इन्होंने रखी थी। अब आप बताओ कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करेगा, अटैम्प्ट देगा तो 21 साल का तो वैसे हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम कब देगा। तो इसलिए इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भारतीयों को बाहर रखने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल, उस टाइम में इंडियन सिविल सर्विस के नाम से फेमस थी, इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाला पहला भारतीय बना, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ध्यान रखना ये भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2018 में। इसके बाद कांग्रेस की अगर मांग देखें सिविल सेवाओं के संबंध में, जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस ने मांग की कि पहली बात तो इसमें जो प्रवेश के लिए जो आप लोगों ने न्यूनतम आयु रख रखी 21-22 साल, इसको बढ़ा, क्योंकि इतने में तो व्यक्ति ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाता, जब ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो कैसे एलिजिबल ही नहीं होगा, तो फिर कैसे वो एग्ज़ाम दे। और दूसरी बात, इस परीक्षा का कंडक्टिंग है वो भारत और ब्रिटेन दोनों जगह कराओ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि लंदन में जाए और वहाँ दे करके एग्ज़ाम आए। तो इसलिए इसमें भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित थी। तो इसलिए कांग्रेस का कहना था कि भाई आप इसको भारत में भी इसका एक सेंटर दे दो, वहाँ इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा, और लंदन में उसका सेंटर रखो, वहाँ भी इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा। तो इस तरीके से कांग्रेस ने दो मांग की। इसके बाद एक चीज़ जानना, एचिसन समिति है उसका संबंध भी सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। ये एचिसन समिति और लॉर्ड डफरिन ने इसको गठित किया गया था 1886 में, और इसमें 3 भागों में इसने सिविल सेवाओं को बांटा, एक सिविल सेवा, दूसरा प्रांतीय सिविल सेवा और तीसरा अधीनस्थ सिविल सेवा। इसमें इसने बोला कि जो सिविल सेवा है जो यूपीएससी लेवल की होती है आज की, वो इंग्लैंड में होंगी उनकी एग्ज़ाम तो, और जो स्टेट पीसीएस है उनकी एग्ज़ाम लंदन में होंगी और भारत में उसका सेंटर होगा, और जो अधीनस्थ सेवा है इनकी एग्ज़ाम भारत में होगी। इस तरीके से इस एचिसन समिति ने सिविल सेवाओं की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जगह निर्धारित की, और साथ ही इसने लिमिट पहले 21 साल थी उसको बढ़ा करके 23 साल करने की बात बोली कि 23 साल तो मैक्सिमम होनी चाहिए भारतीयों की भागीदारी के लिए। इसके बाद आया इसी में सुधार करने के लिए 1919 का मांटेस्कू और चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसमें इनके लिए बात हुई थी। उनके इसमें ये बात बोली गई कि इनका आयोजन है वो भारत में होगा और इंग्लैंड में होगा। तो इस एक्ट के बाद भारत में भी इनका आयोजन होना चालू हो गया, क्योंकि इस मांटेस्कू चेम्सफोर्ड ने सिफारिश कर दी। और इसके साथ इसने बोला कि प्रशासनिक सेवाओं में 1/3 पद केवल भारतीयों के द्वारा भरे जाएंगे। ध्यान रखना, अब धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी, तो इन्होंने बोला कि कम से कम 33% रिजर्वेशन भारतीयों के लिए होना चाहिए। ये बात मांटेस्कू चेम्सफोर्ड ने सुधारने की, हालांकि कितना इनको इम्प्लीमेंट किया गया था ये तो कोई ज़्यादा सबूत इसकी तो है नहीं। इसके बाद एक ली आयोग है, इसकी गठन किया गया था। ली आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि एक तो लोक सेवा आयोग का इसका गठन किया जाए, तो उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया। साथ ही जो सिविल सेवा है उसमें भारतीय और यूरोपियों का जो अनुपात हो 50% होना चाहिए। इसने तो बोला 1/3% किसने, और मांटेस्कू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत, लेकिन इसने और बढ़ा दिया कि कम से कम 50% तो भारतीयों का होना चाहिए। और साथ ही प्रांतीय सरकारों को भी इनका दायित्व सौंपा जाए, यानी कि अब प्रांतीय सरकार उनको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाए, ये ली आयोग ने बोला था। तो इस तरीके से सिविल सेवाओं में इन्होंने सुधार की बात की गई थी। और उसके बाद आपको पता है कि सिविल सेवा संघ आयोग बन गया, और स्वतंत्रता के बाद तो आपको पता है भारतीयों की इसमें भागीदारी बढ़ गई। लेकिन आपको पता है स्वतंत्रता के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश अधिकारी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे उस टाइम। इसके बाद आता है पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर सुधार देखें तो सबसे पहले आपको पता है मध्यकाल या प्राचीन काल में देखें तो राजा सर्वोच्च होता था, और जमींदार या सामंती व्यवस्था के अंतर्गत उनको अधिकार दे रखे थे पुलिस के। तो जो लठैत होते थे गांव के वो पुलिस के रूप में काम करते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में एसपी के अधीन क्या हुआ, एसपी के अधीन कर दिया, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एसपी के अधीन कर दिया। और इसका मतलब है कि अब शासन है पुलिस के द्वारा चलाया जाएगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो शक्तिशाली लोगों को जो अधिकार मिले हुए थे पुलिस के, वो समाप्त कर दिए किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जिलों में किसको सौंप दिया, एसपी के अधीन। एसपी पद सृजन किया, उसके अधीन सौंप दिया। इसके बाद विलियम बेंटिंग ने 1830-31-32 के समथिंग जो पद पर रहा, भारत में वायसराय रहा, तो उसने कहा कि क्यों एडिशनल एसपी का खर्चा किया जाए, एडिशनल एसपी का पद क्यों लाया जाए। और एसपी और उस टाइम डीएम का पद तो था ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डीएम का पद तो उससे पहले चल ही रहा था यहाँ पर। तो बोला एसपी को सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को यदि हम पुलिस की शक्ति देंगे
और डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्ति देंगे। तो दोनों में कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से इनमें पद में डिस्प्यूट आते थे। इसलिए विलियम बेंटिंक ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद भारत में इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ें आई, सुधार आए, उसके बाद भी बहुत चीज़ें आई। लेकिन 1861 का भारतीय पुलिस एक्ट, जिसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है भारत का जो पुलिस है, आज कई राज्यों की पुलिस है वो इसी एक्ट के अंतर्गत चल रही है, आज भी इसी एक्ट है उसके अंतर्गत चल रही है, इसी एक्ट से चल रही है। और इस एक्ट में क्या प्रोविजन था 1860 एक्ट में, कि नागरिक पुलिस बहाइनियों की जो व्यवस्था की जाए, यानी कि अब नागरिक जो पुलिस है उसका जगह जगह पर उसकी चौकी, उसकी स्थापना की बोली। उसके बाद पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसी प्रांत में डीएम जो महानिदेशक है उसको बोला, जो मुख्य रूप से प्रांत में उसका हेड होगा। तो आज भी ऐसे होता है, महानिदेशक हेड होता है। और साथ ही एसपी है वो जिले का प्रमुख होता है, तो आज भी एसपी है जिले का प्रमुख होता है। और प्रांतीय स्तर पर एक पुलिस डिपार्टमेंट होगा, तो आपको पता है पुलिस है वो प्रांतों का भाग है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो इस तरीके से भारत में जो आज भी पुलिस है वो मुख्य रूप से इसी एक्ट के अंतर्गत चल रही है ज़्यादातर राज्यों में। कई राज्यों ने तो इसमें संशोधन भी कर दिए। इसके बाद न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है जब मध्यकाल के अंतर्गत, प्राचीन काल के अंतर्गत देखोगे तो जो राजशाही शासन था, इस राजशाही शासन में जो आपको पता है राजा है वो न्यायिक निर्णय करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है ना, उसी को सर्वोच्च अधिकार थे। ठीक है ना। तो लेकिन बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आए और उसने न्याय व्यवस्था में सुधार में पहला सुधार किया, बहुत अच्छा काम किया वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक क्षेत्र में लेकर के। इसने क्या किया, प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना कर दी। दीवानी अदालत जो दीवानी मामले देखेगी, जैसे ज़मीन, परिवार, संपत्ति का, उत्तराधिकारी का, राजस्व का, कर का, ये सारे जो मामले हैं वो दीवानी अदालत देखेगी। और दूसरा जिला फौजदारी अदालत, इसको सौंपा गया, ये क्या है, जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले हैं वो सब जिला फौजदारी अदालत की स्थापना की। इस जिला जो दीवानी अदालत थी, इसमें न्याय का कार्य डीएम और दीवानी मामलों की सुनवाई डीएम करता था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास न्यायिक निर्णय की शक्ति थी इसमें। और साथ ही इसमें जो दीवानी मामलों में जो डिसीजन दिए जाते थे उसमें हिंदू और मुसलमानों के जो व्यक्तिगत पर्सनल कानून थे, हिंदुओं के अपने व्यक्तिगत कानून अलग थे, जैसे उनके विवाह का अधिकार, संपत्ति का, ये कानून अलग थे। ठीक इसी प्रकार मुसलमानों के भी जो पर्सनल है वो अलग अलग थे। तो उनके आधार पर दीवानी अदालत के अंतर्गत निर्णय दिए जाते थे। यानी कि दीवानी अदालत है उसका निर्णय तो डीएम देता था, लेकिन जो कानून फॉलो होते थे उसमें हिंदुओं और मुसलमानों के जो पर्सनल कानून है वो उसमें फॉलो होते थे। इसके बाद दीवानी न्यायालय के ऊपर एक सदर दीवानी न्यायालय भी होती थी, जहाँ पर दीवानी न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती। इसके बाद दूसरा था फौजदारी अदालत की मैं बात करूँ तो फौजदारी अदालत है उसमें जो निर्णय होते थे उनमें जो कानून चलता था वो इस्लाम कानून चलता था, जो मुगल काल के अंतर्गत चलता। तो उसी को ब्रिटेन ने अपना लिया था प्रारंभिक दौर में। तो मुस्लिम कानून के अंतर्गत मुस्लिम कानून है उन्हीं को फॉलो किया जाता था फौजदारी मामलों में, जबकि दीवानी मामलों में आपने ध्यान रखा होगा दोनों के व्यक्तिगत कानून फॉलो किए जाते थे। इसी के लिए मुख्य रूप से फौजदारी अदालतों में एक मुफ्ती और एक काजी भी होता था जो मुसलमान कानूनों की व्याख्या करता था, और इसके विरुद्ध अपील है वो सदर निजामत न्यायालय में की जा सकती है। तो मुख्य रूप से दो संस्थाएं देखने को मिलेगी, सदर दीवानी न्यायालय और सदर फौजदारी न्यायालय। और दीवानी अदालत है उसकी अपील सदर, जो निर्णय की अपील है वो सदर दीवानी न्यायालय में की जा सकती है, और एक है फौजदारी, उसकी सदर फौजदारी न्यायालय में अपील की जा सकती थी। ये उससे सर्वोच्च जो न्यायालय थे वो थे। और इसके बाद आपको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसके निर्णयों के विरुद्ध है वो ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाकर के अपील की जा सकती थी, तो वो सर्वोच्च था। इसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक क्षेत्र में सुधार किया, इसके बाद कॉर्नवालिस आता है, और कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जिला फौजदारी न्यायालय है उनको समाप्त कर दिया और सर्किट न्यायालय लाया। 4 सर्किट न्यायालय स्थापित किए, एक कलकत्ता में, एक ढाका में, एक मुर्शिदाबाद में और एक पटना में। और इनमें जो न्यायाधीश होते थे वो पूरे यूरोपीय होते थे, और साथ ही दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार इन सर्किट न्यायालयों के पास था। इसके साथ ही सदर निजामत अदालत है वो कलकत्ता में स्थापित करी, और ध्यान रखना इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनसे न्यायिक शक्ति है और जो इनको दे रखी थी फौजदारी शक्ति, जो वॉरेन हेस्टिंग से
द्वारा 1772 में दी गई थी उनको, सदर मतलब दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत, तो वो डीएम के पास जो शक्ति थी उनको अब छीन लिया गया था। अब है जिला न्यायाधीश, यहाँ पर एक पद आ गया था, तो जिला न्यायाधीश को न्यायिक निर्णय की शक्ति दे दी गई थी। साथ ही कॉर्नवालिस के द्वारा कॉर्नवालिस संस्था लाई गई थी, जिसके अंतर्गत उसने विभिन्न प्रकार के जो कानून थे उनका कोडिफाइन किया और सत्यों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। और इसमें क्या था कि यूरोपियों को भी अदालतों के अधीन कर दिया गया, यानी कि जो भारतीय अदालत है वो यूरोपियों की भी सुनवाई कर सकती है, उनको यह शक्ति मिल गई थी। इसके बाद विलियम बेंटिंग आता है। विलियम बेंटिंग ने जो सर्किट हाउस कोर्ट थे जो मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया और सारी शक्ति पुनः डीएम को दे दी, यानी कि डीएम को पुनः जुडिशियल पावर मिल गई थी। और न्यायालय में फारसी के स्थान पर अब स्थानीय भाषा की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट की भाषा है इन्होंने अंग्रेजी रखी और वो आज भी अंग्रेजी आपको पता है। और इसी के साथ इसी के टाइम पर लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग उसका गठन किया और इसने भारत में न्याय मतलब कानून बनाने के लिए डिसीजन मतलब कई सिफारिशें की और उन्हीं के आधार पर आईपीसी है 86 और सीआरपीसी 86 1861 मैंने गलत बोला, आईपीसी 8060 और सीआरपीसी 8061 इन दोनों का क्या किया निर्माण किया और भारत में आज भी यही चलती है। कुछ लेवल पर इनमें संशोधन किया है, अदरवाइज इन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे मुख्य रूप से सुधार हो रहे हैं। मुख्य रूप से जैसे आप देख सकते हो पुलिस में मतलब पुलिस क्षेत्र में सुधार देखे हमने, न्यायिक क्षेत्र में सुधार देखे हमने, सिविल सेवाओं में सुधार देखे। ये सारे सुधार हैं, ये वेटरन के जो लोग हैं या ब्रिटिश जो शासन प्रणाली है वो सुधारों को इसलिए नहीं कर रही कि उनको कोई फायदा उनको मतलब हमें कोई फ़ायदा हो जाए इससे। उनका टारगेट था कि शासन को बेहतर चलाया जाए, इसलिए। इसके बाद स्थानीय शासन में ध्यान रखना, इन्होंने स्थानीय शासन पर बहुत फोकस रखा। उसका कारण एक तो ये था कि स्थानीय जो डेवलपमेंट है वो स्थानीय लोग ही कर लें, उनका खर्चा ऊपर से ना आए। दूसरा, जो स्थानीय लोगों को अगर शासन में भागीदारी मिल जाएगी तो जो विद्रोह है वो नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए। और तीसरी बात, आपको पता है ये जो ब्रिटेन के जो कॉम्पिटेंस जो लोग थे इनका टारगेट था कि जो शहर है गांव है वो भी थोड़ा स्वच्छ हो, और स्वच्छ करेंगे तो इसलिए उनको स्वच्छ की जिम्मेदारी तो ऐसा नहीं कि वायसराय लेगा या प्रांतों के गवर्नर लेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ के स्थानीय शासन होगा तो यहाँ की स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था वो सब बनाए रखेगा। इसलिए इन्होंने स्थानीय शासन पर फोकस किया। कुल मिलाकर के ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर इस टाइम इन्होंने फोकस किया और सबसे ज़्यादा काम किया लॉर्ड मेयो ने, और दूसरा 1852 में, 1882 में रिपन ने। लॉर्ड में है इसके टाइम पर एक एक्ट आया था जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। इसके बाद आते हैं भारत में प्रेस का विकास, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत भारत में बहुत प्रेस के वो बने कानून, मतलब प्रेस के हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र थे, उनका विकास हुआ। लेकिन समय समय पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने उन पर कठोरतापूर्ण कानून लाए और जिसके माध्यम से विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको क्या कर दिया, सीमित करके रखा। अब उसी को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो उसमें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो भारत का पहला समाचार पत्र की अगर मैं बात करूं तो बंगाल गजट था, जिसको जेम्स अगस्त एक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बंगाल गजट पहला था और ये इंग्लिश भाषा में था, ठीक है। उसके बाद ये समाचार पत्र था, लेकिन समाचार पत्र का प्रक्षेपण एक्ट, पत्रेषण एक्ट बोलेंगे इसको, समाचार पत्र पत्रेषण एक्ट 1799, ये एक्ट सबसे पहले आया था समाचार पत्रों को भारत में नियंत्रित करने के लिए। और लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेकर, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया। इसका उद्देश्य था कि जो फ्रांसीसी उस टाइम आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट बहुत तेज़ गति से एक के बाद एक राज्य को जीतते जा रहा था, उसका प्रसार हो रहा था, तो ब्रिटेन को भी वो दबाना चाहता था। और ब्रिटेन को दबाने के लिए भारत में जो ब्रिटेन का उपनिवेश था उसको छीनना चाह रहा था। तो इसलिए इनका ये मानना था कि भारत की जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं वो बाहर ना जाए, और इसलिए जो समाचार पत्र हैं उनको रेगुलेट करने के लिए समाचार पत्र पत्रेषण एक्ट लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये उद्देश्य क्या था, फ्रांसीसी जो आक्रमण है उसके भय से इसको लाया गया था। इसमें क्या था कि सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा जाएगा। सेंसर का मतलब प्रतिबंध। उसका मतलब ये था कि अगर कोई समाचार पत्र अगर कोई खबर प्रकाशित कर रहा है तो उस खबर का संपूर्ण विवरण और प्रकाशन होने से पहले सरकार के पास जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए कि संपूर्ण विवरण है
वो खबर है वो कहाँ जाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए। और उसके बाद है क्या किया जाएगा, सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही उसको क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। यानी कि क्या है, क्या सेंस लगा कि कोई खबर बनी, सरकार के पास जाएगी, सरकार देखेगी कि यार मेरे विरोध में कुछ नहीं है, उसके बाद उसमें अनुमति देगी। तो ये सिस्टम आया था इस समाचार पत्र प्रतिष्ठान एक्ट के अंतर्गत। अब आपको पता है ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी भी खबर को अनुमति नहीं देगी जो उनके विरुद्ध में हुई। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान रखना दो है, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 1872 के टाइम पर 1884 तक थे, 1772 से 1784 तक थे। और एक है लॉर्ड हेस्टिंग, ये 1818 के टाइम पर थे। तो दोनों का नाम में अंतर कर लेना, ठीक है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स उदारवादी नीति अपनाई। उसने क्या है कि इस समाचार प्रतिष्ठान एक्ट है इसमें रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन 1823 में एक अनुज्ञप्ति नियम लेके आए। कौन लेके आया था, लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स ने इस एक्ट के अंतर्गत पुनः इन पर कठोर नीति ला दी। और इसमें ये कहा गया था, अनुज्ञप्ति एक तरह से लाइसेंस सिस्टम था। इसमें यह था कि अगर कोई प्रेस की स्थापना अगर कोई प्रेस अपने आप की स्थापना करना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी, किससे, सरकार से। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको दंड दिया जाएगा। और यह मुख्यतः भारतीय भाषा के या भारतीयों द्वारा स्वामित्व किए जाने वाले अखबारों पर ही था। ब्रिटेन के अखबारों पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं था। कुल मिलाकर के आपको पता है कि अब ये लाइसेंस देंगे तो लाइसेंस, जिसको लाइसेंस देंगे उनको रेगुलेट करेंगे। और उसके मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी खबर छापी तो ये उसका सब लाइसेंस रद्द कर देंगे। इस अनुज्ञप्ति जो एक्ट है इसको खंडन किया था 1835 में, 1935 में, सॉरी गलत लिखा हुआ, 1935 नहीं है, इसको 1835 करो, 1835 है, 1935 नहीं है। 1835 में लॉर्ड मेटकॉफ ने 1835 में इस एक्ट को रद्द कर दिया और उसने भारतीय समाचार पत्रों को थोड़ी स्वतंत्रता दे दी। इसलिए लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ध्यान। अब जैसे 1857 का विद्रोह होगा तो आपको पता है 1857 का विद्रोह होगा तो समाचार पत्रों को खुला छोड़ेंगे, उन पर कंट्रोल रखेंगे। ओपन कर देंगे तो खबरें फैल जाएंगी, विद्रोह बढ़ जाएगा। तो अंग्रेज ऐसा तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या है उसको और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। अनुज्ञप्ति एक्ट 1857 में इसमें क्या किया, जो 1823 के एक्ट में जो नियम थे उनको दोबारा लागू कर दिया। जैसे मेटकॉफ के हटाया था तो पुनः उसको लागू कर दिया और बोला कि अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। अगर किसी और अनुज्ञप्ति को लेना और उसको परमिशन देने के साथ साथ उसको रद्द करने का अधिकार भी सरकार के पास है। और मतलब पूरा सरकार पर कंट्रोल हो गया था किस पे, समाचार पत्रों का। इसके बाद 1867 के पंजीकरण एक्ट आता है। इसमें समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के स्थान पर उनको रेगुलेट करने की बात की गई। देखो प्रतिबंध और रेगुलेटिंग में अंतर है। प्रतिबंध का मतलब एब्सोल्यूट रूप से उनको बंद कर देना। रेगुलेटिंग मतलब है कि उनको मतलब रेगुलेटिंग किया जाएगा, नियम और कानूनों के अंतर्गत उनको रखा जाएगा, लेकिन उनको स्वतंत्रता होगी। तो इसमें समाचार पत्रों को प्रतिबंध नहीं बल्कि उनको रेगुलेट किया गया था, जिसके अंतर्गत उनकी मुद्रक सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक तथा मुद्रक स्थान इतना उल्लेख करना अनिवार्य है कि भाई आप क्या सामग्री मतलब जो प्रिंट कर रहे हो वो और किस पैलेस पे कर रहे हो उसकी जानकारी आप दे दो। उसके बाद उसमें जो छापना है आप छापो। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को इसी बीच में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, और भी एक्ट आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के और राष्ट्रवादी जो आए इन्होंने आपको पता है बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि राष्ट्रवादी है, उनको राष्ट्रवादी विचारधारा फैलानी है तो और ब्रिटिश शासन की कमियों को दूर करना बताना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था समाचार पत्र। लेकिन समाचार पत्र अगर रेगुलेटिंग रहेगा तो ये अपनी बात है वो नहीं बता पाएंगे और एक तरह से शासन है उसमें राष्ट्रवादी भावना नहीं बढ़ पाएगी। तो ये एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भी था कि किसी की आवाज़ को रोका जाए। तो इसलिए भारत में राष्ट्रवादी द्वारा विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र लाए गए। ये समाचार पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर एक समाचार पत्र है, बहुत है ऐसे तो, लेकिन मैं कुछ ही समाचार पत्रों को लेके आया हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक है हिंदू और स्वदेश मित्र जी किसका है, तो सुब्रमण्यम अय्यर का है। सुब्रमण्यम अय्यर है उसका है हिंदू और स्वदेश मित्र। दूसरा द बंगाली, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। और वॉइस ऑफ इंडिया तो आप जानते हो दादा भाई नारोजी का है। अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, उन दोनों को उसका है। इसके बाद इंडियन मिरर है, ये NN सेन का है। केसरी है और मराठा है, ये दोनों है तो लग के, लेकिन ध्यान रखना
केसरी है वो मराठी भाषा में और मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में। ये मत सोचना कि मराठा है तो मराठी भाषा में हुआ, ऐसा नहीं, उल्टा है। केसरी को उन्होंने मराठी भाषा में रखा है और मराठा को इसने अंग्रेजी भाषा में रखा है। सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले का है। हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जीपी वर्मा का है। इसके अलावा बंगाली भाषा के और भी थे, जैसे सोम प्रकाश, बंग निवासी या साधारण। ये प्रमुख वो थे, उनका आपको ध्यान रखना, एक दो बार पढ़ लें जैसे है इनको, ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये नियंत्रण था कि इसमें केवल वे न्यूज़पेपर जो भारतीय भाषाओं में छपे हुए उनको कंट्रोल में किया गया था। और इसमें कंट्रोल किया था कि इसमें डीएम को इन्होंने एक पावर दी कि डीएम के पास ये अधिकार होगा कि कोई अखबार जो भारतीय भाषा में प्रकाशित हो रहा है उस पर एक बॉन्ड के माध्यम से एक समझौता हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, एक बॉन्ड लेकर के, जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं ऐसे ही। और उस बॉन्ड पर क्या लिखा रहेगा, कई शर्तें और कंडीशनें लिखी रहेंगी और साथ ही उसमें ये लिखा रहेगा कि अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करोगे तो आप पे ये पनिशमेंट मिलेगी। और उस बॉन्ड को लेकर के अगर किसी प्रकार का डिसीजन देता था तो अंतिम निर्णय डीएम के पास आ गया। और इस आधार पर इसमें एक चीज़ और क्या थी कि देसी भाषाओं के अखबार को अपनी एक कॉपी पहले सरकार के पास भेजनी पड़ेगी, उसके बाद उसका प्रकाशन होगा। अब आप बताओ, तो सरकार के पास चली जाएगी तो सरकार तो क्यों प्रिंट करने देगी उसको। और इसी कारण इस पर भारत मिहिर, सोम प्रकाश और ढाका प्रकाश, ये कई अखबार हैं, इन पर क्या लगा, विभिन्न प्रकार के केस लगे। और इसी स्थिति को देखते हुए अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को, पहले जो लोकल लैंग्वेज मारा था उसने अपने आप को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी पे ये नियम लागू नहीं था। बाद में 1882 में ये एक्ट तो आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर, ध्यान रखना, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था और लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया, अर्थात पुनः लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता दे दी। इसी एक्ट के अंतर्गत आपको पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक पर भी केस लगा, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आता है समाचार। अब देखो सिचुएशन होती है, मैं आपको अगर इतना टाइम नहीं है, इनका बैकग्राउंड क्रिएट करके अगर मैं बताता तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता। देखो अब 1908 की सिचुएशन देखो, उदारवादी की जगह उग्रवादी भारत में आ गए, मतलब जैसे गर्म दल के लोग आ गए। अब गर्म दल के लोग आए तो आंदोलन बढ़ेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि समाचार पत्रों को संकुचित किया जाए, उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो समाचार पत्र का जो एक्ट है 1908 का, इसमें यही काम किया जाएगा कि इसमें दंड नायक यानी कि डीएम को ये अधिकार दिया गया कि वह हिंसा फैलाने वाले समाचार पत्र को आप प्रतिबंध कर सकते। अब देखो उन्होंने एक बात लिखी है किसी समाचार पत्र में कि भाई ब्रिटिश सरकार है वो हमारा शोषण कर रही है, इसलिए हमें सभी को एक हो जाना चाहिए। तो ये समाचार पत्र क्या डीएम क्या करेगा, नहीं, आपने तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो शासन प्रणाली है उसको तुम चुनौती दे रहे हो, इसलिए समाचार पत्र को रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से समाचार पत्र का उल्लंघन किया ताकि उग्रवादी जो आ रहे थे, जो गर्म दल के लोग आ रहे थे, उनको सीमित किया जा सके। इसके बाद 1910 में थोड़ा बहुत 1910 में और ज़्यादा कठोर कर दिया। जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको पुनः लागू कर दिया। बीच में तो आपको पता है उसको लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया, लेकिन इसमें पुनः लागू कर दिया। और इसके बाद अंतिम इनका एक्ट था 1931 का। इसमें सरकार संप्रभुता के नुकसान को पहचानने वाली गतिविधियों को प्रतिबंध करेगी, यानी कि इसके अंतर्गत ये था कि अगर सरकार गतिविधियों को नुकसान पहुंचाओगे तो उन जो कानून है, उन जो अखबार है, उन अखबारों को क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, प्रतिबंधित कर देगी। ये चीज़ थी इस एक्ट के अंतर्गत। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण आता है शिक्षा में विकास। ये सवाल यूपीएससी 18 में आप देखोगे, 18 या 19 में आप देखोगे तो 2-3 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आप पिछले 20 में सवाल यहाँ से कमाए थे, लेकिन हो सकता है 21 में सवाल आ जाए, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको लेके आ रहे हैं हम। इसमें अगर देखें तो भारत में शिक्षा का विकास जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ वो देखें तो 1781 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की है। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और उसका उद्देश्य था कि इसके माध्यम से वो मुसलमान कानून है और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनको जान सकें, उनकी शिक्षा है वो दी जा सके। यानी कि कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की और 1781 में की, और इसका उद्देश्य ये था कि मुसलमान कानून है और उससे संबंधित चीज़ें उनको जान सकें। इसके साथ ही इन्होंने जोनाथन डंकन ने 1784 इसका टाइम है शायद, 1784 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
इसमें था कि हिंदू विधि दर्शन है उसको जान सके, इसके लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की, ताकि वहाँ पर सिविल सेवकों को ट्रेनिंग जा सके, लेकिन ये कॉलेज ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाई। इसके बाद ब्रिटेन ने सबसे पहले प्रयास है वो 1813 के चार्टर एक्ट में किया था, जिसमें ये कहा था कि ज्ञान और विज्ञान है उसमें भारत में बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके लिए कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा पर व्यय करेगी। ये प्रोविजन किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, लेकिन कभी कंपनी ने इस पर खर्च नहीं किया। इसके बाद शिक्षा को लेकर के 2 विवाद आ रहे थे, आंग्ल और प्राच्यवादी विवाद। प्राच्यवादी लोगों को मानते थे, जो प्राच्यवादी विचारधारा को मानते हैं उनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा है वो भारतीयों की भाषा में दिया जाए, साहित्य है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से शिक्षा को समझ सकें, और ये अंग्रेज है वो भी उनकी जो उनकी साहित्य है, उनकी जो दर्शन है उसको जान करके यहाँ पर शासन कर सके। दूसरे थे आंग्लवादी। इनका मानना था कि नहीं, शिक्षा है वो तो अंग्रेजी में ही दी जानी चाहिए, ताकि ये रंग रूप से क्या हो जाए, रंग रूप से तो भारतीय रहे लेकिन विचारों में क्या हो जाए, अंग्रेजी हो जाए। इसी मतलब आंग्लवादी विचारधारा को फोकस करते हुए, प्राच्यवादी नहीं आंग्लवादी विचारधारा पर फोकस करते हुए लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आया था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों को मन और विचारों से अंग्रेजी बनाना। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा का माध्यम रखा अंग्रेजी। और प्रिवेंशन, आप देखोगे प्रिवेंशन सिद्धांत या अधोगम सिद्धांत, एक सिद्धांत का नाम सुने होगा आपने, अधोगम सिद्धांत। अधोगम सिद्धांत में क्या है, इसका सिद्धांत का मतलब है कि देखो आप ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति को इंग्लिश शिक्षा दोगे। इन्होंने बोला कि भारत में जो समाज के कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, राजा महाराजाओं के लोग बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा दे दो अंग्रेजी में, और फिर अपने आप वो शिक्षा नीचे वाले लोगों में प्रसार हो जाएगी। इसको बोलते हैं अधोगम सिद्धांत। उसकी बात इसने बोली थी, इसने लॉर्ड मैकाले ने अपने इस स्मरण पत्र में। इसके बाद थॉमसन, ध्यान रखना है नाम है इनका भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार यही पूछ जाता है कि थॉमसन का संबंध किससे है, तो थॉमसन का संबंध शिक्षा सुधार से, ठीक है। तो थॉमसन है, इसने 1843 में आया था। इसने बोला कि नहीं, शिक्षा को तो देसी भाषा में दिया जाना चाहिए, और शिक्षा विभाग के गठन की इसने बात की थॉमसन। इसके बाद शिक्षा को लेकर के भारत में जो ब्रिटिश शासन के अंदर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार आया था वो था चार्ल्स वुड डिस्पेच सिस्टम। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा है, क्योंकि इसने भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत व्यापक लेवल पर अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें इसने पहले क्या बोला, पहली बात कि देखो शिक्षा है वो जनसाधारण के लिए दी जानी चाहिए, और जनसाधारण को शिक्षा देने की जिम्मेदारी है वो सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात इसने बोली, ये अच्छी बात थी कि सरकार है वो जनसाधारण के लिए शिक्षा देगी। दूसरी बात, प्राथमिक जो पाठशाला है या प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षा है वो देसी भाषा में दी जानी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, ठीक है। ये बात बोली इन्होंने। और इन्होंने बोली कि जिला स्तरीय स्तर पर भी स्कूल है वो होनी चाहिए। इसके अलावा लंदन जो यूनिवर्सिटी है उसकी तर्ज पर, यानी कि उसी के बेस पर, उसी की मान्यता के आधार पर 3 प्रेसिडेंसी हैं। वो पता है 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों में यूनिवर्सिटियों की स्थापना की जाए। ये बात इसने अच्छी बोली। साथ ही उच्च शिक्षा है उसको आप इंग्लिश में देख सकते हो, हायर एजुकेशन है उसको इंग्लिश में दो, लेकिन स्कूल तक की शिक्षा है उसको लोकल लैंग्वेज में दो, देसी भाषा में दो। इसने बात बोली। इसने स्तरीय शिक्षा, इसने प्रोफेशनल शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और साथ साथ टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की भी बात की, जैसे बीएड होती है आजकल, है ना, टीचर ट्रेनिंग होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने बोली। साथ ही इन्होंने बोला कि शिक्षा में निजी भागीदारी उसको स्वीकार किया जाए, है ना, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की इन्होंने बात बोली, और उद्देश्य था कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाए। और इसके साथ इसने बोला कि प्रांतियों के अधीन लोक शिक्षा विभाग है उसकी का गठन किया जाए, ताकि वो पूरा उत्तरदायित्व और निगरानी रख सके इस चीज़ की। तो ये जो चार्ल्स वुड डिस्पेच सिस्टम आया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसने रिकमेंडेशन दी। इसकी रिकमेंडेशन को जरूर याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे देखें तो हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882-83 में।
अंडर शिक्षा आयोग ने क्या बोला कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया तथा स्थानीय भाषा में दी। इसने भी वही बात बोली जो लॉर्ड मतलब जो चार्ल्स डिस्पेस ने बोला। इसमें क्या कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज दो, ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन वो लोकल लैंग्वेज में दी जाए, ठीक है। दूसरी बात उसने बोली कि स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया जाए, जो उसने भी बोली। साथ ही प्राइमरी पाठशालाओं पर नियंत्रण जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया जाए, जो प्राइमरी जो स्कूल हैं उन पर कंट्रोल रख सके। इसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या कहता है इनके द्वारा कि विश्वविद्यालयों के अध्ययन में रिसर्च अनुसंधान को फोकस किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो 34 सदस्यों की जो उप सदस्यों की संख्या व अवधि है उसको कम किया तथा सरकार के मनोनीत सदस्य हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया। और इस एक्ट के अंतर्गत ध्यान रखना विश्वविद्यालयों का जो बोर्ड होता था, इसको जो मैनेजमेंट था उस पर सरकार का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ गया था। और इसमें जो शक्ति है ये सीनेट नहीं है, ये लॉर्ड सभा है। ये सीनेट शब्द गलत लगा हुआ है, लॉर्ड सभा इनका जो हाई सदन होता था उसमें अपर हाउस होता था, उस अपर हाउस को भी शक्ति दे दी गई कि अगर यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत कोई डिसीजन होता है और डिसीजन को रोकने की शक्ति अपर हाउस के पास होती थी, वो वीटो लगा सकती थी। इसके बाद जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में कॉलेज नहीं थी उन पर सरकारी नियंत्रण को भी बढ़ा दिया। रीजन क्या था इसका कि 1904 में उदारवादी तो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, उग्रवादी या गर्मपंथी आ रहे थे। और इससे क्या है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दे रही थी। तो ब्रिटेन का इनडायरेक्ट कंट्रोल थी, इनडायरेक्ट उद्देश्य ये था कि यहाँ से राष्ट्रवादी भावनाएं ना बढ़े, इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सरकार का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ा दो, इसलिए सरकार का कंट्रोल इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव है वो 1913 में आया और इसमें बोला गया कि देखो अनिवार्य शिक्षा तो हम दे नहीं सकते, यानी कि कहने का मतलब है शिक्षा को मौलिक अधिकार की तरह तो नहीं बना सकते। हाँ, वंचित वर्गों के लिए हम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, ये शिक्षा नीति के इस प्रस्ताव में इन्होंने बोला। इसके बाद शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण आयोग आता है, सैंडलर यूनिवर्सिटी आयोग या सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-18 के समथिंग आता है। इसमें आप देखोगे, एक ध्यान रखना, ये संबंध किससे है तो शिक्षा से ही है इसका संबंध। इसने क्या बोला है, इसने बोला है देखो, इसने बोला है कि स्कूल शिक्षा जो 12 वर्ष तक के लिए दी जाती है और उसके बाद की जो शिक्षा जो यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है उसके बारे में इसने बोली कि देखो 12वीं कक्षा तक तो शिक्षा दो आप किससे मतलब स्कूल में, और उसके बाद 3 ईयर की शिक्षा दो आप किसमें यूनिवर्सिटी में। इसमें बोला कि विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना के लिए एक 3 वर्षीय, आपको पता है 3 ईयर जो सिस्टम है वो इसने इसकी रिकमेंडेशन बोली। और साथ ही इसने बोला कि देखो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करो आप, उसमें जो लोग पास हो जाएंगे उनको तो यूनिवर्सिटी में पहुंचा दो और मान लो असफल हो गए उनको कॉलेजों में एजुकेशन दिलवा दो। साथ ही विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है उनके नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दी जाए ताकि उनको कुछ स्वायत्ता हो और डिसीजन ले सके। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की इसने बात बोली, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा है उसको भी इन्होंने बढ़ावा की बात बोली। किसने, ये सैंडलर जो यूनिवर्सिटी कमीशन था। इसके बाद 1929 में हार्टोर 1929 में जो समिति आती है, हार्टोर की समिति जो इसको बोलते हैं जो हार्टोगा समिति थी, हार्टोगा समिति ने 1929 के अंतर्गत अपनी सिफारिश है उस शिक्षा से संबंधित थी। इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, लेकिन इसने भी अनिवार्यता को अनुचित बताया कि अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। इसने बोला कि हाँ निःशुल्क दे सकते हो लेकिन अनिवार्य देना उचित नहीं है अभी। दूसरी बात, केवल समर्थित विद्यार्थियों को ही उच्चतर शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। उन्हीं विद्यालयों में जो समर्थित है उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए। और साथ ही अब विश्वविद्यालय के प्रवेश के नियम है वो थोड़े कड़े किए जाने चाहिए। शिक्षा में जो सार्जेंट योजना आई थी शिक्षा को लेकर के, इस सार्जेंट योजना के अंतर्गत ये बताएगा कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है वो प्री प्राइमरी होनी चाहिए। दूसरी बात, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए चुनिंदा जो बच्चे होते थे जो हाई एजुकेशन के लिए चाहते थे उनके लिए हाई एजुकेशन या हायर एजुकेशन दी जानी चाहिए। और साथ में त्रिपक्ष नहीं 3 वर्षीय है, 3 वर्षीय जो स्नातक शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा टेक्नोलॉजिकल
कॉमर्शियल या आर्ट विषय में भी दी जाना चाहिए। इनका मतलब काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए शिक्षा का। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली कि जो शिक्षक है उन शिक्षकों को प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा ये भी बल दिया जाना चाहिए। तो ये शिक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत सुधार किए। इसके बाद हम स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार के संशोधनों में सुधार करते हैं, लेकिन ब्रिटेन काल के दौरान जो सुधार हुए शिक्षा में लेकर उन्होंने क्या क्या बदलाव किए उनको हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले बता ही दिया। जैसे किसान सभा के नेता देखोगे तो गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, जेंगूरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा, ये बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता थे। और इसके अलावा एका आंदोलन को अगर मैं देखूँ तो एका आंदोलन यूपी में हुआ, मैंने बता भी दिया। लगान कर बहुत ज़्यादा थी, वसूलने का तरीका बहुत कठोर था और बेकार कराया जाता था। तो इन्होंने शपथ ली कि देखो ऊँची लगान कर तो हम कैसे भी नहीं देंगे। दूसरी बात, भूमि से अगर बेदखल करे तो भागेंगे नहीं, बेकार है उसको करने से इनकार कर दिया। निर्णय है पंचायत में लेंगे और अपराधियों को यहाँ अपराधियों को संबंध है उनसे नहीं रखेंगे। अगर कोई अपराधी है तो उसको संबंध, उससे कोई परिवार संबंध नहीं रखेगा। तो ये जो हमारे आंदोलन है इनको हमने देख लिया। इसके बाद आप थोड़ा सा एक आपको काम है थोड़ा सा जो आपने कर ही रखा होगा मेरे विचार से। एक तो आपको उदारवादी और उग्रवादी इन नेताओं के नाम होने चाहिए। जैसे उग्रवादी का आपको पता है लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी थे। इसमें उदारवादी में देख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले हुआ, ठीक है ना। और इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा और भी है, जैसे मदन मोहन मालवीय भी इसी में आ जाता है। और इसके अलावा दादा भाई नारोजी जो प्रारंभिक कांग्रेस के नेता थे वो सब इसी में आते हैं। तो इनके थोड़ा नाम आपको पता लगा लेना चाहिए। उसके बाद अब हमें वो गांधी जी के चरण के बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, तो इसके बाद हमारा आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।